हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हर्षप्रीत कौर धीमान और आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। ये पुरानी बुक में नाम दिया गया है और जो नया नाम दिया गया है हमारे चैप्टर को वो है द मुगल कोर्ट्स रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज थ्रू क्रॉनिकल्स। ओके, अब ये क्रॉनिकल्स शब्द का मीनिंग हम चैप्टर में समझेंगे। और अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स किए हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 टू चैप्टर नंबर 9, ये वो चैप्टर्स थे जो कि इंडिया की मिडीवियल हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। मतलब कि पूरी हिस्ट्री जो है इंडिया की उसे 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स थे देवर एंशिएंट हिस्ट्री, जो 5 से लेके 9 तक चैप्टर्स हैं वो है मिडीवियल हिस्ट्री। तो जब ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा इसका मतलब हमने इंडिया की मिडीवियल हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया है एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। अब देखिए, हम आज की जो वीडियो है उसके अंदर मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो मुगल एम्पायर है उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, दैट इज थ्रू द क्रॉनिकल्स। ठीक है, अब देखिए ये जो चैप्टर का टाइम पीरियड है वो है अप्रोक्सीमेटली मीन्स सिरका 16th टू 17th सेंचुरीज के बीच का टाइम पीरियड है इसका। ठीक है, अब देख लेते हैं 16th सेंचुरी को कैसे लिखेंगे। आप देखिए 16 से पहले आता है 15, उसके पीछे लिखिए 01 और 16 के पीछे 2 zeros लगा दीजिए। ये 100 years का जो सम है इसे बोलेंगे 16th सेंचुरी। वहीं पर 17th सेंचुरी क्या होगा, 17 से कम 1601 देन 1700। तो 1501 से लेके 1700 सीई के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या कुछ हो रहा था। देखिए, मुगल्स जो है वो इंडिया में आ चुके थे और उन्होंने यहाँ पर अपनी एक एम्पायर क्रिएट कर ली थी। ओके, देयर वाज मुगल एम्पायर इन इंडिया जो कि अपने आप को कहते थे कि हमें गॉड ने कहा है कि इंडिया के ऊपर रूल करो। तो कहते थे हमें रूल करने की डिवाइन विल मिल रखी है, मतलब कि भगवान का आशीर्वाद मिल रखा है कि आपको तो इंडिया के ऊपर रूल करने की पूरी अथॉरिटी है। अब पूरा इंडिया जो है वो बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा हेट्रोजिनस था, मतलब अलग अलग धर्म के लोग थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे। तो ऐसे लोगों के ऊपर रूल करने में बहुत सी दिक्कत आती थी। ठीक है, अब किंग्स अपने आप को बहुत अच्छा बताने के लिए क्या करेंगे, अपने बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखवाएंगे। तो अब हमारे मुगल एम्परर्स जो हैं वो क्रॉनिकल्स लिखवाते थे ताकि वो बता सकें कि हम इतने ज्यादा महान हैं, हमारे पास डिवाइन विल है इंडिया के ऊपर रूल करने के लिए। तो क्रॉनिकल्स क्या होते हैं, क्रॉनिकल्स होती है हिस्ट्री किसी भी एक एम्परर की, ठीक है, जिसके अंदर बताया जाए कि इस टाइम पीरियड में उसने ऐसा किया, फिर उसके बाद ऐसा किया। जो ये जो हिस्ट्री होगी वो टाइम के अकॉर्डिंगली लिखी जाएगी, उसे बोला जाएगा क्रॉनिकल। क्रॉनिकल जो है वो कौन लिखते थे, वो थे कोर्ट हिस्टोरियंस, मतलब कि जो दरबार में इतिहासकार बैठे हैं। मतलब एक किंग जो है उसने पहले क्या क्या करा है उसके बारे में लिखने वाले लोग जो हैं दरबार के अंदर जो मंत्री हैं एक्चुअल में वो जो है लिखते थे क्रॉनिकल्स को। सो क्रॉनिकल्स वर रिटन बाय कोर्ट हिस्टोरियंस एंड इन टर्न दे यूज्ड टू गेट कमीशन फ्रॉम द एम्परर, मतलब उसे पैसा मिलता था एम्परर के द्वारा और उस पैसे को हम कमीशन बोलते थे। अब ये जो कोर्ट हिस्टोरियंस हैं वो इस क्रॉनिकल के अंदर क्या लिखते थे, बहुत से फैक्ट्स लिखते थे कि राजा का जितना भी एरिया है उसकी कैसी जियोग्राफी है, ठीक है, कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, कौन कौन से बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं राजा के टाइम पीरियड में और क्या क्या रूल्स बनाए हैं राजा ने पूरी अपनी एम्पायर के लिए। ये सब कुछ क्रॉनिकल्स में लिखा जाता था। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये जो किंग्स हैं वो क्रॉनिकल्स लिखवाते थे। कौन लिखते थे, मुगल
कोर्ट के जो कोर्ट हिस्टोरियंस होते थे। अब ये जो क्रॉनिकल्स हमें आज के टाइम में मिल रहे हैं वो हेल्प करते हैं हमें हिस्ट्री के बारे में पता करने के लिए कि मुगल्स एक्चुअल में थे कैसे। ठीक है, अब चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, दैट इज द मुगल्स एंड देयर एम्पायर। हम पढ़ने वाले हैं ये मुगल्स एक्चुअल में थे कौन। ठीक है, कौन कौन से एम्परर्स आए थे इंडिया के अंदर। अब देखिए, जो मुगल शब्द जो हम बार बार यूज करते हैं, एक्चुअल में वो वर्ड जो है वो मुगल एम्परर्स अपने लिए तो कभी यूज करते ही नहीं थे। ठीक है, ये जो है यूरोपियंस ने उन्हें नाम दे दिया था। अब मुगल शब्द जो है वो डिराइव किया गया है मंगोल शब्द से। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th की हिस्ट्री में मंगोल एम्पायर के बारे में। ठीक है, जो मंगोल हैं उनके नाम से मुगल शब्द को लिया गया है और इस पूरी एम्पायर को हम मुगल एम्पायर इसलिए बोलते हैं। मुगल एम्पायर इतनी बड़ी कैसे हुई? ये क्या करते थे? कॉन्क्वेस्ट करते थे, बहुत सी वॉर्स करते थे और लैंड को जीत लेते थे, या फिर अलायंस करते थे, मतलब दूसरे जो एरिया के लोग हैं उनके साथ फ्रेंडशिप करके उनकी लैंड के ऊपर रूल करना शुरू कर देते थे। तो ये दो तरीके हैं। अब मुगल एम्पायर के जो एम्परर्स हैं वो अपने आप को तिमुरिद्स बोलते थे। ठीक है, मुगल नहीं बोलते थे अपने आप को, तिमुरिद बोलते थे। तिमुरिद एक्चुअल में थे कौन? तिमुर जो हैं वो पूरे जितने भी एम्परर्स हैं, हमारे रूलर्स हैं, उनके जो हैं पूर्वज हैं। ठीक है, तिमुर, तो इसलिए वो अपने आप को तिमुरिद बोलते थे। ये जो तिमुर हैं वो टर्किश लैंग्वेज को बोलते थे। ठीक है, अब सबसे पहले जो मुगल एम्पायर के रूलर थे जिन्होंने एस्टैब्लिश करी मुगल एम्पायर को, उनका नाम था बाबर। ठीक है, उनके नाम से पहले लगता है जाहिरुद्दीन बाबर। ठीक है, तो आप अब ये जितने भी रूलर्स आएंगे इनका नाम कैसे याद रखोगे कि इसके बाद ये रूलर आया, इसके बाद ये रूलर आया, वो आप एक इस वर्ड से याद रखेंगे, भजसा। ठीक है, बी फॉर बाबर, सबसे पहले बाबर आए थे। जाहिरुद्दीन बाबर जो हैं उन्होंने इस एम्पायर को एस्टैब्लिश किया। एक्चुअल में वो कहाँ पर रहते थे? फरगना के अंदर रहते थे। ठीक है, जो कि सेंट्रल एशिया का पार्ट है। इंडिया के जो ऊपर नॉर्थ में कंट्रीज हैं वो सेंट्रल एशिया होती हैं। अब वहां पर कई ऐसे लोग थे जो कि बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे। ठीक है, उन्हें उज़्बेक्स बोला जाता था। अब ये जो उज़्बेक हैं इन्होंने बाबर को फरगना में से निकाल दिया। ठीक है, तो अब बाबर जो है वहां से चले गए और सबसे पहले वो जो काबुल जगह है, काबुल में पहुंचे इन 1526। ठीक है, और वो उसके बाद जो है इंडिया के अंदर आए और अपनी एम्पायर को एस्टैब्लिश कर लिया। अब जो अगले हमारे रूलर हैं वो हैं हुमायूं। ठीक है, एच फॉर हुमायूं। अब देखिए, जो बाबर है ना, एक्चुअल में जो बाबर हैं वो मंगोल्स को बारबोरिक हॉर्ड्स बोलते थे। मतलब कि ये मंगोल्स को अनसिविलाइज्ड लोग मानते थे, जिन्हें कोई दिमाग नहीं है, जिनके पास, ठीक है, सिविलाइज्ड तरीके से नहीं रहते वो। तो देखिए, हम उन्हें मुगल बोलते हैं और वो खुद जो है मंगोल्स को ऐसे सब कुछ बोलते थे। तो कितनी आयरनी की बात है। अब देखिए, जो नेक्स्ट हमारे सेकंड रूलर हैं उनका नाम था हुमायूं। ये अपने नाम के पहले नसीरुद्दीन हुमायूं लगाते थे। ठीक है, अब हुमायूं की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या होता है, 1530 के अंदर ये जो है रूलर बन जाते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। ठीक है, कुछ पार्ट्स जितने भी मुगल एम्पायर के उस टाइम पे अंडर थे उस पार्ट के जो है राजा बन जाते हैं। अब 1530 से लेके 1540 तक तो सब कुछ स्मूथ चल रहा था, परंतु 1540 के अंदर शेर शाह सूर जो है, जो कि एक अफगान थे, मतलब अफगानिस्तान से आए थे, उन्होंने इन्हें हरा दिया और खुद गद्दी पे बैठ गए। अब हुमायूं को जाना पड़ा एक साफाविद रूलर के पास जो कि ईरान के अंदर थे। ठीक है, उनके पास जाना पड़ा। 15 साल वो वहीं पर रहे और 15 साल बाद उन्होंने सोच लिया कि अब ये जो सूर है ना, ठीक है, ये जो कम्युनिटी है जो कि इंडिया के ऊपर रूल करके बैठी है, मैंने इन्हें हरा देना है। तो 1555 के अंदर ये इन्हें हरा देते हैं और फिर से राजा बन जाते हैं। फिर 1 साल बाद इनकी डेथ भी हो जाती है। तो देखिए, हिस्ट्री आपको बहुत सब कुछ सिखा रही है।
इस सीन से आपको क्या समझ में आया कि आपको चाहे आप जितने मर्जी बड़े हो जाएं, आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। अब देखिए ये बिल्कुल डेथ की कगार पे थे, तब भी ये एंड में जीत के गए, ठीक है। ये एज अ लूजर इनकी डेथ नहीं हुई, क्यों? क्योंकि इनके मन में था कि हाँ आई एम अ विनर। तो हिस्ट्री आपको अपनी लाइफ अच्छे से जीना सिखाती है, सो यू शुड लर्न अ लॉट फ्रॉम हिस्ट्री, ओके। अब 1556 के अंदर डेथ हो गई हुमायूं की। अब अगला रूलर कौन आएगा? भजसा में ए फॉर अकबर आएगा। जलालुद्दीन अकबर जो हैं वो बहुत ग्रेट रूलर माने जाते हैं मुगल एम्पायर के। इन्होंने मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट करके रखा, मतलब बिल्कुल जोड़ के रखा, और एक्सपेंशन भी बहुत करी। नई नई जगहों पर जाकर वहां पर कॉन्क्वेस्ट भी बहुत करे अकबर ने, ठीक है। इनका टाइम पीरियड था 1556 टू 1605, ठीक है। अब ये क्या करते थे, जो उज़्बेक्स हैं, ठीक है, उन्हें भी संभालेंगे, कभी ये ना अटैक कर दें। जो साफविद रूलर्स हैं उन्हें भी संभालेंगे कि कभी ये ना अटैक कर दें। तो मतलब सेंट्रल एशिया और अकबर की जो एम्पायर थी उसमें बहुत से इंटरैक्शंस होते रहे थे। अब देखिए अगला कौन रूलर आएगा आफ्टर अकबर, वो है जे फॉर जहांगीर। उसके बाद आते हैं एस फॉर शाहजहां, देन आते हैं ए फॉर औरंगजेब। अब औरंगजेब और अकबर में हमने ये दोनों को मिक्स नहीं कर देना, ये चीज याद रखनी है। अब क्या होता है, जब औरंगजेब की 1707 के अंदर डेथ हो गई तो पूरी एम्पायर जो है वो कमजोर पड़ गई। कमजोर होने की वजह से क्या हुआ कि पहले क्या होता था, जो पूरी एम्पायर है उसे 3 जगहों से बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से एडमिनिस्टर करा जाता था। कहाँ से? दिल्ली, आगरा, लाहौर, ठीक है। दाल से याद रख सकते हो आप। तो दिल्ली, आगरा, लाहौर में जो है कैपिटल हुआ करती थी हमारे मुगल एम्पायर की। पर अब क्या हुआ, क्योंकि रूलर इतने स्ट्रांग नहीं रहे, उसके बाद क्या हुआ, रीजनल जो एरियाज हैं उन्होंने अपनी अपनी पावर्स को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। और अंत कैसे हुआ मुगल एम्पायर का, जब सबसे आखिरी जो स्कायोन थे, मतलब कि जो आखिरी वंशज थे मुगल एम्पायर के, जिनका नाम था बहादुर शाह जफर, इन्हें जो है ब्रिटिश एम्पायर ने एक तरह से हरा दिया इन 1857, ठीक है। आपको ये तो याद ही होगा, इस टाइम पर रिवोल्ट हुआ था इंडिया के अंदर। तो आपने देख लिया भजसा और एंड में बहादुर शाह जफर जो हैं, इनके बाद मुगल एम्पायर का कोई निशान नहीं रहा इन इंडिया। अब देखिए जब भी आप एक्सप्लेन करोगे अपने आंसर में, तब आप ऐसे लिख सकते हो कि हुमायूं वॉज द सक्सेसर ऑफ बाबर, या फिर आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो, जहांगीर वॉज द डिसेंडेंट ऑफ अकबर, ठीक है। या फिर द नेक्स्ट स्कायोन वॉज बहादुर शाह जफर। तो आप इन तीनों वर्ड्स को इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं अपने आंसर के अंदर। देखिए चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हम अगले टॉपिक पर चल रहे हैं, द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स। अब हम क्रॉनिकल्स से इतना सब कुछ पता कर रहे हैं, ये भी जरा पता कर लें कि क्रॉनिकल्स को बनाया कैसे जाता था। देखिए जो क्रॉनिकल्स हैं वो बनवाई जाती थी बाय मुगल एम्परर्स। वो अपने आप की किंगडम को बोलते थे एनलाइटेंड किंगडम, की बहुत ज्यादा शानदार और इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे काम करने वाली किंगडम है ये, ठीक है। हमें ऐसा भगवान द्वारा जो है आशीर्वाद दिया गया है दैट वी विल रूल फॉर पोस्टेरिटी, मतलब हमारी पीढ़ियां जो हैं वो भारत के ऊपर राज करेंगी, ठीक है। अब क्या होता था, जो ये क्रॉनिकल्स होती थी ये किस किस के बारे में हमें बता देती थी। कोर्ट के बारे में, जो दरबार है राजा का, रूलर्स और उसकी फैमिली के बारे में, जितनी भी वॉर्स होती थी उसके बारे में, और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के बारे में। एग्जाम्पल्स 3 दिए गए हैं, अकबरनामा, शाहजहां नामा, आलमगीर नामा। आलमगीर जो है वो औरंगजेब का दूसरा नाम है, एक तरह से टाइटल दिया गया है उन्हें, ठीक है। अकबरनामा मीन्स द स्टोरी ऑफ अकबर, शाहजहां नामा मीन्स द स्टोरी ऑफ शाहजहां, एंड आलमगीर नामा मीन्स द स्टोरी ऑफ आलमगीर, और यू कैन से औरंगजेब। अब हम बात करेंगे कि ये क्रॉनिकल्स को किस लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता था। सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है अंडर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स टॉपिक इज फ्रॉम
टर्किश टू पर्शियन, मतलब लैंग्वेज में चेंज आ गया। क्या होता था, जब बाबर सबसे पहले रूलर थे मुगल एम्पायर के, तब हिंदावी लैंग्वेज बोली जाती थी, और बाबर की एक्चुअल में जो मदर टंग थी, क्योंकि ये एक टर्क थे, टर्की से आए थे, इसलिए इनकी जो लैंग्वेज थी वो टर्किश थी। ओके अब क्या होता है, अकबर के टाइम पीरियड में जो पर्शियन लैंग्वेज है, देखो पर्शिया बोलते हैं ईरान को, ठीक है, और ईरान की लैंग्वेज होगी पर्शियन, या फिर आप बोल सकते हो फारसी। तो अकबर के टाइम में पर्शियन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, क्या हुआ एक्चुअल में, जो अकबर है, मैंने आपको बताया था, ऊपर जो सेंट्रल एशिया है उसके साथ बहुत से कॉन्टैक्ट रहते थे, वहां से बहुत सारे माइग्रेंट इंडिया के अंदर आते थे, अकबर की कोर्ट में आते थे, तो उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा अकबर के ऊपर, और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी लैंग्वेज बन गई पर्शियन। ठीक है, किंग भी पर्शियन बोलने लगे, जो कोर्ट के अंदर एलीट लोग हैं, रिच लोग हैं, वो भी पर्शियन बोलने लगे, जो अब सरकारी नौकरी कर रहे हैं उस टाइम पर, अकाउंटेंट्स, क्लर्क्स, ये सारे भी पर्शियन में जो है रिकॉर्ड मेंटेन करने लगे। तो जो पर्शियन है दैट बिकेम द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, अब क्या हुआ, सो यू कैन सी दैट देयर वाज अ चेंज ऑफ लैंग्वेज। जब बाबर थे तब टर्किश थी, और जब अकबर आए हैं तो पर्शियन हो गई है। अब जब ये डायरेक्टली, जब तक ऐसे अनाउंस नहीं कर दिया गया कि जो आपकी पर्शियन है दैट इज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उससे पहले भी बहुत से प्रभाव पड़ रहे थे हमारी लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, इंडिया की लैंग्वेज के ऊपर, राजस्थानी, मराठी और तमिल के ऊपर बहुत सा इन्फ्लुएंस पड़ चुका था पर्शियन का। क्या होता है, जब हम किसी और पर्सन के साथ जब इंटरैक्ट करते हैं तो उसकी लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स हम अपनी लैंग्वेज में डाल लेते हैं, तो उससे क्या होता है, देयर वॉज अ पर्शियनाइजेशन ऑफ राजस्थानी, मराठी एंड तमिल, मतलब तमिल, मराठी और राजस्थानी में पर्शियन के भी वर्ड्स आ गए। सो यू कैन से पर्शियनाइजेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, और साथ ही साथ जो बाहर से लोग आए थे उनके लैंग्वेज के ऊपर, जो कि पर्शियन थी, उसके ऊपर इंडियन लैंग्वेजेस की बहुत सा इम्पैक्ट पड़ गया, तो उसे बोला गया इंडियनाइजेशन ऑफ पर्शियन लैंग्वेजेस। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हमारी ये हिंदावी, जो कि ये सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, हिंदावी और पर्शियन के बीच में जो है ये क्रिस क्रॉस हो गया कि लोग एक दूसरे के वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो एक नई भाषा ने जन्म लिया जिसे उर्दू बोला जाता है। ओके, तो आप देख सकते हो दैट वी मूव्ड फ्रॉम टर्किश लैंग्वेज टू पर्शियन लैंग्वेज एंड दैट गेव राइज टू द लैंग्वेज उर्दू। अब पर्शियन लैंग्वेज के अंदर लिखा गया अकबरनामा। बाबर की जो मेमोयर थे, मतलब कि जो उसकी याद में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे गए थे, वो पहले टर्किश में थे, उसे ट्रांसलेट करा दिया गया पर्शियन के अंदर। रामायण और महाभारत को भी पर्शियन के अंदर लिखवाया गया, और महाभारत का पर्शियन नाम हुआ रजमनामा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स के सेकेंड टॉपिक पर, दैट इज द मेकिंग ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। अब कैसे बनती थी ये मैन्युस्क्रिप्ट, कौन बनाता था, देखिए कौन लिखता था एक्चुअल में, वो तो कोर्ट हिस्टोरियन हो गया, उसने एक रफ सा क्रिएट करके दे दिया, परंतु अब उसे फाइनल शेप कौन दे रहा है वो हम समझने वाले हैं। जहां पर ये मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब वो एक डॉक्यूमेंट जो कि हाथ से लिखा गया है, ठीक है, सब कुछ हाथ से ही हुआ है, उसे बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। अब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है जहां पर बनती थी उस जगह को बोलते थे किताब खाना। तो किताब जहां पर बन रही है उसे किताब खाना बोला गया। इंग्लिश में अगर हम बोलें तो स्क्रिप्टोरियम। ठीक है, एक तरह से आप कह लो लाइब्रेरी। ठीक है, अब यहां पर मैन्युस्क्रिप्ट बन रही है, सबसे पहले किसका काम शुरू होगा, पेपर मेकर जो कागज बनाएगा। अब पेपर मेकर आगे जो है वो कैलीग्राफर को वो कागज दे देगा, वो उसके ऊपर सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में जो है सब कुछ लिख देगा, कॉपी कर देगा। ओके, उसके बाद जाएगा पेपर गिल्डर के पास। गिल्डर क्या करेगा, ही विल इल्यूमिनेट द पेपर, बहुत चमकीला शानदार सा पेपर बना देगा। ठीक है, आई एम नॉट अ गुड गिल्डर, यू कैन सी मेरे से खराब ही हो गया पेपर। अब गिल्डर आगे भेजेगा पेपर को पेंटर के पास।
अब ये पेंटर क्या कर रहा है, फ्लावर्स तो नहीं बनाएगा परंतु ऐसी इमेजेस बनाएगा जो कि रिलेटेड है, जो लिखा गया है वैसी इमेजेस बना देगा। ओके, अब उसके बाद बुक बाइंडर के पास सारे पेजेस जाएंगे, वो एक बुक के अंदर कंपाइल कर देगा सारी चीजों को और एक बुक बन जाएगी। अब ये बुक जो है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हुआ करती थी, बहुत ज्यादा पावर को शो करती थी एक किंग की कि उसने इतना अच्छा काम किया। ठीक है, अब देख सकते हो आप किताब खाने के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं इन्हें जो है कमीशन मिलती थी। ठीक है, जो आपके एम्परर हैं वो कमीशन देंगे, और जो आपके कैलीग्राफर हैं और पेंटर हैं, देखो सबसे ज्यादा मेहनत शायद इन दोनों कामों में ही लगेगी कि सुंदर सुंदर लिखाई और सुंदर सुंदर आपने पेंट करना है। तो ये दोनों जो एक्चुअल में लोग हैं इन्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। इन्हें जो है टाइटल्स दिए जाए करते थे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े टाइटल कि ये तो बहुत अच्छा लिखता है। ठीक है, ऐसे वर्ड्स होते हैं कई जो कि एक तरह से आपकी प्रेज करते हैं। ठीक है, टाइटल्स, और इन्हें बहुत से अवार्ड्स भी मिलते थे। अब उसके बाद ये जो कैलीग्राफी है ना, सुंदर हैंडराइटिंग, सबसे अच्छी जो अकबर को लगती थी कैलीग्राफी, उसका नाम था नस्तलिक। नस्तलिक एक्चुअल में है क्या, इट इज द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। ये देखिए, ये है नस्तलिक। ठीक है, इसे जो एक्चुअल में पेन से लिखा जाता था उसकी क्वालिटी देख लीजिए। एक रीड होता है, ठीक है, एक प्लांट होता है, उसका छोटा सा पीस लिया और उसकी ये जो निब है ना वो 5 to 10 मिलीमीटर तक काट ली और बीच में से भी उसे एक जो है क्रैक कर दिया, और इसे जो है सियाई मतलब कि कार्बन जो हमारी इंक है उसके अंदर डुबाकर नस्तलिक जितनी भी कैलीग्राफी है वो की जाती थी। फाइन, तो अभी तक हमने बहुत सब कुछ कर लिया, बहुत इंटरेस्टिंगली हमने पढ़ लिया मैन्युस्क्रिप्ट कैसे बनती थी, पर्शियन कैसे लैंग्वेज हमारी बन गई, क्रॉनिकल्स को कैसे बनाया जा रहा है, हमने मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ लिया, कौन कौन से रूलर्स आए थे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हैं कि जितने भी चैप्टर्स अपलोडेड हैं, यू कैन हैव माई हेल्प टू प्रिपेयर फॉर 100 on 100 फॉर हिस्ट्री। थैंक यू।